सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपको हिंदी विषय में आपकी हिंदी की पूरक पुस्तक कृतिका का मेरे संग की औरतें नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पूर्व मैं आपको क्षितिज पुस्तक पढ़ा रही थी, जिसके 2 खंड थे, गद्य खंड और काव्य खंड। लेकिन आज मैं आपको एक पूरक पुस्तक है जिसका नाम है कृतिका, उसका मैं मेरे संग की औरतें नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। अब मैं पाठ प्रारंभ कर रही हूँ। पाठ प्रारंभ करने के पूर्व मैं इसकी लेखिका का नाम बता दूं। लेखिका का नाम है मृदुला गर्ग। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ये लेखिका अपने नानी के बारे में बता रही हैं कि मेरी एक नानी थी, लेकिन हमने उन्हें नहीं देखा, क्योंकि जब मेरी माँ की शादी नहीं हुई थी उसके पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी। लेखिका करें कि हम नानी की मृत्यु जल्दी हो गई थी, तो इसलिए हमने उनसे कोई कहानी तो नहीं सुनी। जैसे बच्चों को नानी दादी कहानियां सुनाती हैं, लेकिन लेखिका को कहानी सुनने का अवसर नहीं मिला। लेकिन नानी के बारे में कहानियां, नानी की कहानी जरूर सुन ली, और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी। मैंने अपनी नानी के बारे में जाना, मेरी नानी बहुत पारंपरिक थी, परंपरा को निभाने वाली, पर्दा करने वाली और अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। मेरी नानी के पति यानी मेरे नाना जी शादी के तुरंत बाद ही उन्हें छोड़ करके विलायत मतलब विदेश बैरिस्ट्री पढ़ने चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। जब वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर के लौटे, भारत आए, तो नाना जी पूरी तरह से विलायती रीति रिवाज के रंग में रंग चुके थे। लेकिन नानी के ऊपर उनके रहन सहन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वो अपने भारतीय ढंग से ही अपना जीवन व्यतीत करती थी। न तो नानी जी ने कभी नाना जी से अपनी इच्छा, पसंद नापसंद कुछ भी अपने पति से व्यक्त नहीं किया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। पर जब नानी कम उम्र में ही नानी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें लगा कि अब मेरी मृत्यु मेरे नजदीक आ गई है, तो उन्हें अपनी बेटी, जो कि मेरी माँ थी, वो 15 वर्ष की थी उस समय, उन्हें उनकी शादी की चिंता होने लगी और वे एकदम मुंहजोर उठी कि अब तो कुछ बोलना ही चाहिए। मुंहजोर मतलब बोलने वाली उठी। अभी तक तो नाना जी के सामने कोई बात नहीं करती थी, अपनी कोई पसंद नापसंद, किसी की कोई भी बात उनसे व्यक्त नहीं करती थी। लेकिन जब उन्हें लगा कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है और मेरी बेटी 15 वर्ष की है और इसकी शादी की भी करनी चाहिए, तो इसलिए उन्होंने अब बोलना उचित समझा, क्योंकि उन्हें अपनी मृत्यु का भय हो रहा था। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोल करके बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। नाना जी से नानी ने कहा कि हमें आपके मित्र, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी है जिनका नाम प्यारे लाल शर्मा है, उनसे मिलना है। जब सब लोगों ने सुना तो सभी लोग बहुत ही दंग रह गए। आश्चर्य हुआ सबको कि जो औरत कभी भी अपने पति से ठीक से बात नहीं करती थी, अपने खुद के मर्द से उसने खुद अपनी इच्छा जाहिर नहीं की, कभी खुल के बात नहीं की, आज वो किसी पराये मतलब दूसरे व्यक्ति से क्या बात करना चाहती, आखिरी वक्त में अजनबी से वो क्या कहना चाहती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। पर नाना ने समझा
समझ लिया कि अब मौके की नजाकत हाथ में है। अब इसकी मृत्यु होने वाली, और ये जो कह रही है इसकी बात को मान लेनी चाहिए। ये मौके की नजाकत है, क्योंकि वक्त बहुत कम है। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया। नाना जी ने सोचा कि अब इसकी बात रखने में देर नहीं करनी चाहिए, और तो तुरंत गए अपने मित्र, जिनका नाम प्यारेलाल शर्मा था, उनको लिवा लाए और अपनी बीबी के सामने, मतलब नानी जी के सामने पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। हैरत अंगेज मतलब आश्चर्यजनक। अब नानी ने जो प्यारेलाल शर्मा से बात कही वो बहुत ही आश्चर्यजनक थी। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फर्मा बरदार से हो। आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। नानी जी ने क्या कहा, क्यों मिलना चाहती थी प्यारेलाल शर्मा से, कि वो चाहती थी, उन्होंने प्यारेलाल शर्मा से कहा कि आप हमें वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए रिश्ता आप तय करेंगे, क्योंकि मेरे पति तो साहब हैं, मतलब विदेशी हो गए हैं, बाहर इनके ऊपर तो विदेशी रहन सहन का प्रभाव पड़ गया है और ये उसी हिसाब से लड़का ढूंढेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फर्मा बरदार से हो, आज्ञाकारी से हो, देश के स्वतंत्रता सेनानी से हो। इसलिए आप अपनी तरह आजादी का सिपाही जो इस देश की सेवा कर सके उसे ढूंढ करके मेरी बेटी की शादी करवाइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फर्मा बरदार से हो। मुझे अंग्रेजी शासन के लोगों से अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना है। कौन कह सकता था कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा। मतलब जो श्रम बंधन में रही, लेकिन उस औरत के मन में अपने देश के प्रति, देश की आजादी के प्रति कितनी चाहत थी। वो नहीं ये काम कर सकती थी। वो देश की आजादी में अपना त्याग और बलिदान उन्होंने किस प्रकार दिया कि वो चाहती थी कि उनकी बेटी का रिश्ता आजादी के सिपाही से हो, एक स्वतंत्रता सेनानी से हो। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफी आजाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब